आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की पुरानी वाली किताब आरबीएससी की जो पहले चलती थी, उसका तीसरा चैप्टर है विषाणु। विषाणु और उसके प्रकार के बारे में। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ से सीधे सीधे सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न छपेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि विषाणु जो शब्द हैं उसकी जो उत्पत्ति है वो वायरस शब्द से हुई है। विषाणु जो होते हैं वो जीवाणु फिल्टर से पृथक नहीं किए जा सकते, यानी जो जीवाणु से जिस फिल्टर पेपर को जीवाणु से को पृथक किया जाता है उस फिल्टर पेपर से विषाणु को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो जीवाणु से छोटे होते हैं, आकार में जीवाणु से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं, यानी कि विषाणु के अंदर प्रोटीन का आवरण तथा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं आगे। विषाणु की जो खोज है वो इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की, डीजे इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। तंबाकू के मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों पर कार्य करते हुए उन्होंने वायरस की खोज की थी। इवानोवस्की ने वायरस की खोज तंबाकू के पौधे के अंदर कौन से रोग, मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों पर कार्य करते हुए की थी। बाद में वॉल्ट और हेरली नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु भोजी नामक वायरस की खोज की थी। तो वायरस की खोज सबसे पहले पाश्चर डीजे इवानोवस्की ने की थी तथा हेरली और वॉल्ट ने जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी। लूरिया और डॉर्नेल के अनुसार जो वायरस होते हैं वो उनका जो जीनोम है वो एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। वायरस का जीनोम क्या होता है? एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो कि परपोषी के अंदर क्या कर सकता है? पुनरावृत्ति कर सकता है, और पुनरावृत्ति करके कुछ विशिष्ट कण बनाता है। क्या बनाता है? कुछ विशिष्ट कण बनाता है, और इन विशिष्ट कणों को क्या कहा जाता है? वायरॉन्स कहा जाता है। लूरिया और डॉर्नेल के अनुसार वायरस का जो जीनोम होता है वो एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। इन जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो परपोषी के अंदर पुनरावृत्ति करता है और विशिष्ट कणों का संश्लेषण करता है। ये जो विशिष्ट कण हैं इनको वायरॉन्स कहा जाता है। ये कण वायरस जीनोम का स्थानांतरण दूसरी कोशिकाओं में कर सकते हैं। जो वायरॉन्स होते हैं वो वायरस जीनोम का स्थानांतरण करते हैं दूसरी कोशिकाओं के अंदर। मैथ्यूज के अनुसार जो विषाणु है उस विषाणु के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए और डीएनए पाया जा सकता है। वायरस के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो हैं, विषाणु एक कण की संरचना है जिन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें जीवाणु फिल्टर से भी पृथक नहीं किया जा सकता है। विषाणु जो होते हैं वो साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते हैं, इन्हें जीवाणु फिल्टर पेपर से पृथक नहीं किया जा सकता है। इनका संवर्धन कृत्रिम माध्यम में नहीं किया जा सकता, इनको कृत्रिम माध्यम में बनाया भी नहीं जा सकता है। ये अपने विशिष्ट प्रपोषी में अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये ताप और आर्द्रता की प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं। यानी जो वायरस होते हैं वो एक विशिष्ट जीव के अंदर ही अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। हर वायरस हर जीव के अंदर अपने प्रभाव नहीं दिखा सकता। जो वायरस होता है वो एक विशिष्ट जीव में ही अपना लक्षण दिखा पाएगा। जैसे कोरोना वायरस आया था, उसका प्रभाव केवल और केवल मानवों के अंदर होता था, पौधों के अंदर या दूसरे जानवरों के अंदर उसका प्रभाव उतना नहीं होता था, नगण्य होता था। ये ताप और आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं। इन्हें रसायन या ताप उपचार द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। वायरस को रसायन और ताप उपचार के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम निष्क्रिय कर सकते हैं। वायरस में स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र रूप से वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है। वायरस स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र रूप से वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इन्हें सजीव इकाई होने अतः इन्हें सजीव इकाई नहीं कहा जा सकता है। ये सजीव नहीं होते हैं। वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। इन्हें न तो सजीव कहा जा सकता है और न ही इन्हें निर्जीव कहा जा सकता है। ये जो होते हैं, परंतु ये अकोशिक कण परपोषी कोशिकाओं का उपयोग स्वयं के जनन के लिए करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी जीव के अंदर ये जो अकोशिक कण, ये वायरस कैसे होते हैं? अकोशिक कण होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती है। अकोशिक कण होते हैं, परपोषी कोशिका में स्वयं जनन मतलब परपोशिका के अंदर या परपोशिका के उपयोग के द्वारा स्वयं जनन कर सकते हैं, अंदर स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं कर सकते। अर्थात ये कण सजीव कोशिका के परपोषी के बाहर जो है वो निर्जीव की भांति तथा सजीव कोशिका के जो अंदर है वो सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। अतः वायरस न तो सजीव है और न ही निर्जीव है। ये सजीवों और निर्जीवों के बीच की क्या है? एक योजक कड़ी है। सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि इसमें सजीव इकाइयों तथा निर्जीव इकाइयों दोनों पदार्थों के समान गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। सजीवों के कौन कौन से गुण हैं जो कि विषाणु के अंदर पाए जाते हैं? तो विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। विषाणु अपने अनुवांशिक पदार्थ को क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है। इनमें उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन के समान क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, अर्थात उत्परिवर्ती प्रारूप पाए जाते हैं। उत्परिवर्तन जीवों का एक प्रमुख जैविक लक्षण है। विषाणु रासायनिक पदार्थों, विकिरणों और ताप के प्रति क्या प्रदर्शित करते हैं? अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये एंटीजेनिक यानी प्रतिजेनिक होते हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए या फिर डीएनए पाया जाता है। इनका जो गुणन है वो केवल जीवित परपोषी के अंदर ही संभव होता है। इनका गुणन किसके अंदर? केवल जीवित परपोषी के अंदर ही संभव होता है। इनमें संक्रमण क्षमता होती है। ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं, किसी विशिष्ट परपोषी के अंदर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब विषाणु के अंदर कुछ ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं जो निर्जीव के समान होते हैं, तो इनको आसानी से क्या नहीं किया जा सकता? इनको आसानी से क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। इनको आसानी से क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। इनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, इनमें श्वसन नहीं होता है, इनमें सामान्य एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ये विशिष्ट कोशिक की संरचना भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। विषाणु स्व उत्प्रेरक होते हैं। इनकी क्रियाशीलता स्वायत्ता से नहीं होती है। ये क्या होते हैं? स्व उत्प्रेरक होते हैं। विषाणु कण जो है वो रासायनिक दृष्टि से कैसे होते हैं? अक्रियाशील होते हैं, अतः इनकी संरचना को लंबे समय तक बिना किसी परिवर्तन के रखा जा सकता है। इनकी संरचना को लंबे समय तक बिना किसी परिवर्तन के क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। ये अक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं। विषाणुओं की संरचना के बारे में बात करें तो विषाणु जो होते हैं वो पादप विषाणु जो हैं वो जंतु विषाणु से छोटे होते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखना, जो पादप विषाणु होते हैं वो जंतु विषाणु से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। नेक्स्ट, विषाणु जो होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से उनके अंदर क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए होता है, तथा बाहर क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। विषाणु के अंदर बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। अब जो विषाणु का जो वर्गीकरण है वो जो फायरा वर्ग है विषाणुओं का, वायरा वर्ग, उस वायरा वर्ग के अंदर विषाणु को दो भागों में बांटा गया है। एक तो डीएनए वाले वायरस और एक आरएनए वाले वायरस। डीएनए वाले वायरस और आरएनए वाले वायरस। जो डीएनए वाले वायरस होते हैं, डीएनए वाले वायरस जो होते हैं उनके अंदर एक तो कुंडलित वायरस होते हैं जिनके कुंडलित डीएनए पाया जाता है, जिनका डीएनए घनाभ संरचना रूप में होता है, और छड़ाकार जो वायरस होते हैं जिनका अंदर डीएनए पाए जाते हैं। इस आकार के आधार पर उनको कुंडलित है, घनाभ आकार के हैं, छड़ा आकार के वायरस हैं, इनको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और इसी तरह से आरएनए जिनके ऊपर आवरण युक्त या आवरण रहित वायरस होते हैं जिनका संरचना जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है, हो सकता है वो कुंडली आकार के हो या फिर हो सकता है कि वो किस आकार के हो? घनाभ आकार के हो। तो
जो कीटोवायरस हैं, हैप्लोवायरस हैं, यूरोवायरस हैं, ये आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में वो नहीं जाएगा। अब है विषाणु का नामकरण किस आधार पर किया गया है। विषाणु का जो नामकरण है वो विषाणु के नामकरण के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, वो है कि विषाणु के नामकरण में प्रथम जो नाम है वो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार या रज्जुकों की संख्या के आधार पर, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल का जो अनुभार है, न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा है उसका नाम वो लिखा जाता है, फिर तीसरा न्यूक्लिक विषाणु का जो आकार है या न्यूक्लिक अम्लों के जो प्रोटीन है उनका आकार है, जैसे गोल है तो एस लिखा जाता है, दीर्घित है तो ई लिखा जाता है, और अन्य वर्ड जैसे एक्स, एस और ई एक्स जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। और चौथा है परपोषी का प्रकार या संचरण वाहक, ये चार नाम जो है वो उसके नाम के अंदर आते हैं। जैसे एक टीएमवी वायरस का जो नाम है वो ऐसे लिखा हुआ आता है TMV R125, जिसमें प्रथम युग्म आर मतलब आरएनए है, वन का मतलब है एकल रज्जु की सिंगल स्ट्रैंडेड, और न्यूक्लिक अम्ल का अनुभार कितना है 2 लाख है, 2 लाख, और न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी है 5% है, और वायरस की जो आकृति है वो दीर्घित है, और कैप्सिड की जो आकृति है वो भी कैसी है दीर्घित है, और एस का मतलब होता है परपोषी जो बीजीय पादप है, और वो का मतलब बिना वाहक के क्या होता है इसका संचरण होता है। तो इस प्रकार से इस तरह से उनका नाम लिखा जाता है विषाणु का। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो विषाणुओं में बहुगुणन या जनन कैसे होता है। विषाणु जो होते हैं, जीवाणु भोजी नाम का जो वायरस होता है वो ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को क्या करते हैं संक्रमित करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने वाले वायरस को क्या कहते हैं जीवाणु भोजी वायरस। इनके अंदर जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है लयनकारी और एक होता है लयकारी। लयनकारी के अंदर क्या होता है जीवाणु नष्ट हो जाता है, जबकि लयकारी के अंदर जो होता है वो जीवाणु नष्ट न होकर जीवाणु जीवित रहता है, जीवाणु क्या रहता है जीवित रहता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से इसके अंदर वायरस के अंदर क्या होता है जनन होता है, लयकारी और लयनकारी। लयनकारी या लाइटिक, लयनकारी को क्या बोलते हैं लाइटिक साइकिल, जिसमें जीवाणु जो है वो क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है, जबकि दूसरा जो होता है वो होता है लाइसोजेनिक लयकारी, जिसके अंदर जीवाणु भोजी जो होती है वो अनुग्रह होती है, जीवाणु नष्ट नहीं होता है, इसके अंदर जीवाणु नष्ट नहीं होता है। अब कुछ विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि विषाणु से जो रोग होते हैं मानव के अंदर वो है सिचक पॉक्स वायरस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा, खसरा मिक्सो वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, रेबीज रेब्डो वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा, जुकाम राइनो वायरस के द्वारा, कॉकेक्सिया वायरस के द्वारा पीला बुखार होता है, और एड्स जो होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा HIV वायरस के द्वारा। इसी तरह से वायरस के द्वारा पादपों के अंदर कुछ रोग होते हैं, जैसे कि टमाटर का चिकताग्र रोग, तंबाकू मोजेक, केले का मोजेक, भिंडी का पीला शीरा रोग, आलू मोजेक, पपीता का मोजेक, मक्का गाटी रोग और चावल का वामन रोग, ये सब विषाणु के द्वारा होते हैं। अब जीवाणु भोजी के बारे में देखते हैं कि जीवाणु जो भोजी होती है वो अविकल्पी परजीवी होती है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं अविकल्पी परजीवी होते हैं, वायरस जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो जीवाणु भोजी जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। कुछ जीवाणु भोजी जो होती हैं जैसे जीवाणु पर जो निर्भर वायरस है उनको जीवाणु भोजी बोलेंगे। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो यीस्ट के ऊपर निर्भर होते हैं, यीस्ट को मारते हैं, उनको जाइमोफेज कहा जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जीवाणु भोजियाँ जो कि नीले हरे शैवाल को मारती हैं, उनको साइनोफेज कहते हैं। यीस्ट पर निर्भर जीवाणु भोजी को जाइमोफेज और नीले हरे शैवाल पर निर्भर जीवाणु भोजी को क्या कहा जाता है साइनोफेज कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो जीवाणु भोजी का जो आकार है, जीवाणु भोजी का जो आकार है उसके अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। एक होता है सिर, दूसरा होता है पूंछ और तीसरा होता है कॉलर। सिर, पूंछ और कॉलर, ये 3 चीज़ें होती हैं, सिर, पूंछ और कॉलर। पूंछ जो होती है उस पूंछ के अंदर तंतु पाए जाते हैं, 6 पूंछ तंतु पाए जाते हैं। कितने 6 पूंछ तंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक पूंछ जो है उस पूंछ का जो मेन कार्य है वो जीवाणु भोजी को जीवाणु की सतह पर चिपकाना, जीवाणु भोजी को क्या करना जीवाणु की सतह पर चिपकाना। और उसी पूंछ से क्या निकलते हैं एंजाइम्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं एंजाइम्स। और ये एंजाइम क्या करते हैं जीवाणु की भित्ति का लयन करते हैं, उसका पाचन करते हैं ताकि वो वायरस उस जीवाणु के अंदर घुस सके और उसको मार सके। जो सिर होता है जीवाणु भोजी का सिर वो न्यूक्लियोकैप्सिड्स यानी प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है प्रोटीन से बना होता है। और उस प्रोटीन की जो छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी इकाई को कैप्सोमियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है कैप्सोमियर्स कहा जाता है। इस प्रोटीन के आवरण के अंदर DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है DNA या अनुवांशिक पदार्थ उसका RNA पाया जाता है। जो ज़्यादातर जो जीवाणु भोजियाँ होती है, अधिकांश जीवाणु जो भोजियाँ हैं उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु भोजियों के अंदर क्या पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, द्विरज्जु की DNA पाया जाता है। लेकिन 2 वायरस हैं यहाँ पे, कॉलीफॉज, एक तो कॉलीफॉज और दूसरा है 5174। कॉलीफॉज और 5174 इन दोनों के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड क्या पाया जाता है DNA पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड एकल रज्जुक DNA पाया जाता है। तो इसी के साथ अपना जो वायरस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगला अपना चैप्टर है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत के अंदर सभी के सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक के ऊपर आवरण अनुपस्थित होता है। केंद्रक आवरण क्या होता है अनुपस्थित होता है। जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका काय के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है। केंद्रक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। तो झिल्ली रहित जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जो मोनेरा जगत है, जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया के अंदर केंद्रक को क्या कहा जाता है न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इनके अंदर जो विकसित कोशिकांग है जैसे कि हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय आदि नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर कोई भी विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्रोमेटोफोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है क्रोमेटोफोर के द्वारा होता है। क्रोमेटोफोर के द्वारा इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। इनके अंदर श्वसन जो है वो मेजोसोम्स के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है मेजोसोम के द्वारा होता है। जीवाणुओं के अंदर मेजोसोम्स क्या होते हैं कोशिका झिल्लिका अंतर्वलन, कोशिका झिल्लिका अंतर्वलन जो है वो मेजोसोम कहलाता है। ये जो होते हैं वो स्वकोशी हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं। इनकी कोशिका जो भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो मोनेरा जगत है जो बैक्टीरिया है उनकी कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूमेरिक एसिड से बनी होती है, म्यूमेरिक एसिड से बनी होती है। लेकिन जो और की बैक्टीरिया जो होते हैं, जो आधे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है प्रोटीन से बनी हुई होती है। उनके अंदर कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। इनके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है। कौन से टाइप का 70S टाइप का राइबोसोम होता है। उसके बाद में इन जीवों के अंदर जो लैंगिक जनन है उसका अभाव होता है। इनके अंदर जो जनन है वो संयुग्मन के द्वारा, किसके द्वारा संयुग्मन के द्वारा होता है। इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है इनके अंदर DNA होता है। तो जो जीव हैं उनको बैक्टीरिया जो जीव हैं या जीवाणु हैं उनको और की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के रूप में बांटा गया है। ये सारे जो जीव हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं।
तो फर्स्ट बात करते हैं और की बैक्टीरिया के बारे में। और की बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये अत्यंत कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उपस्थित होते हैं, अत्यंत कठिन आवास के अंदर भी उपस्थित होते हैं। जो लवणीय क्षेत्र और गर्म जर्मों के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। जो कच्छ क्षेत्र में जो दलदली भूमि में पाए जाते हैं उनको मेथेनोजन कहा जाता है। और की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन युक्त होती है। कैसी होती है? प्रोटीन युक्त होती है। और यही लक्षण उन्हें क्या बनाता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बनाए रखने के लिए सहायक होता है। कौन सा लक्षण? कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाना? प्रोटीन का पाया जाना। मेथेनोजन जो होते हैं वो गाय और भैंस की आंत के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? गाय और भैंस की आंत में पाए जाते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं वो गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। गोबर से कौन सी गैस? मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, जिनको सत्य बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होते हैं इनके अंदर कठोर कोशिका भित्ति होती है, काछाब उपस्थित होते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? काछाब पाए जाते हैं। ये गति करते हैं, गतिशील होते हैं, चल बीजाणु होते हैं। चल जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? चल जीवाणु। इनके अंदर आते हैं साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। इनके अंदर हरे पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया के अंदर या यू बैक्टीरिया के अंदर कौन सा लवक, हरित लवक पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, जो कि हरे पौधों के समान होता है। अर्थात ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। जो साइनो बैक्टीरिया है वो साइनो बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती है? हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है? सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। ये जो हेट्रोसिस्ट है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होती है? सहायक होती है। किनके अंदर पाई जाती है? सत्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो नोस्टॉक, एनाबिना और नोस्टॉक, ये क्या होते हैं? यू बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं? यू बैक्टीरियाज होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जीवाणु की सर्वप्रथम जो खोज है वो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने, उन्होंने कई वर्षों तक रखे हुए पानी, लार और दांत के खुरचे हुए मैल से उन्होंने क्या खोजा था? जीवाणु खोजा था, बैक्टीरिया खोजा था। और उन्होंने जो जीवाणु खोजा था उन्होंने उसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल। इसलिए उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी। सभी प्रकार के स्थानों पर जीवाणु क्या होते हैं? पाए जाते हैं। चाहे वो कितना ही गर्म भाग हो, चाहे वो कितना ही ठंडा भाग हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो ज्वालामुखी हो, चाहे वो फल फूल सब्जियां हो, या जमीन के नीचे गहराई में हो, या बर्फ पे हो, हर जगह क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। अब जीवाणुओं को उनके आकार के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टाइफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, कैरिनी बैक्टीरिया, बैसिलस टाइफी, बैसिलस प्रोटियस, कुंडलित, सिफिलिस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से उनको उनके आकार के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। थायोस्पाइरिलियम और विब्रियो। अब जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में बात करें, जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में, तो इसमें आपको याद रखना है कोशिका जो भित्ति होती है जीवाणु की वो क्या होती है? म्यूमेरिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। म्यूमेरिक एसिड और डाई एमिनो पेमेलिक अम्ल जैसे विशेष रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। और उस विशेष रासायनिक जो पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है। तो म्यूमेरिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकेन से क्या बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। केंद्र के ऊपर जो है वो कोशिका केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? इनके अंदर बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है, और उस अधूरे केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इनके अंदर जो विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। जीवाणुविक पर्णहरित बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे यू बैक्टीरिया के अंदर तो क्या पाया जाता था? क्लोरोफिल ए पाया जाता था साइनो बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन जो दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार का बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और इनके अंदर श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? श्वसन के लिए मेजोसोम्स पाए जाते हैं। श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? मेजोसोम्स, जो कोशिका झिल्ली के क्या होते हैं? अंतर्वलन होते हैं। कोशिका झिल्ली कहीं कहीं पर क्या होती है? अंदर धसी हुई होती है। उन स्थान पर क्या पाए जाते हैं? उन अंतर्वलनों को क्या कहा जाता है? मेजोसोम्स कहा जाता है, जो कि श्वसन क्रिया से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो अकशाभी भी हो सकते हैं, एक कशाभी भी हो सकते हैं, बहुकशाभी भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो जीवाणु है उसका वर्गीकरण पोषण के आधार पर किया गया है। दो प्रकार से बांटे गए हैं, स्वपोषी जीवाणु और परपोषी या विषमपोषी जीवाणु। स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं उन स्वपोषी जीवाणुओं के अंदर दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, और दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। स्वपोषी जीवाणु के अंदर प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अपना भोजन बनाते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बल्कि एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल होता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर भी क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। लेकिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अंदर भी क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो लवक के अंदर पाया जाता है, प्लेस्टिड के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो लवक के अंदर न उपस्थित होकर वो क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो लवक में न होकर कहाँ होता है? क्रोमेटोफोर के अंदर होता है। दूसरी चीज, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जो जल है वो आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल के स्थान पर क्या लेते हैं? H2S गैस का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? H2S गैस का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते थे, ग्लूकोज का निर्माण होता था, साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती थी। लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है वो जल का उपयोग नहीं करते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करते हैं। यहाँ पर उत्पन्न होती है सल्फर गैस। कौन सी गैस? सल्फर गैस उत्पन्न होती है। तो क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो हैं हरे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो जीवाणु है वो क्या नहीं करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण नहीं करते हैं जल के उपयोग से। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में H2S का उपयोग करते हैं और इनमें ऑक्सीजन के स्थान पर क्या प्राप्त होती है? गंधक प्राप्त होती है, सल्फर प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं
बैक्टीरियम और क्लोरोबैक्टीरियम। रसायन संश्लेषी दूसरे प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। इनके अंदर क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक क्रियाओं से इनके अंदर क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें पर्णहरित नहीं होता है, इनमें क्या नहीं होता है, पर्णहरित नहीं होता है, तो ये सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और इन्हीं ऑक्सीकरण की वजह से क्या प्राप्त होती है, उनके अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कुछ जीवाणु होते हैं गंधक जीवाणु, कुछ होते हैं लोह जीवाणु जो गंधक का ऑक्सीकरण करते हैं और गंधक के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि थायोबैसिलस। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो लोहे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, फेरस के यौगिकों को फेरिक के यौगिकों में क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं और इनसे क्या प्राप्त होती है अपने को, इनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कुछ होते हैं जो हाइड्रोजन वाले ये जो हाइड्रोजन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जल के अंदर बदल देते हैं। कुछ होते हैं नाइट्रिक जो कि नाइट्रोजन के यौगिकों से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें जो याद रखना, एक तो होते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमोनिया को किस में बदलना, नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और फिर नाइट्राइट को किस में बदलना, नाइट्रेट में बदलना, नाइट्राइट को किस में बदलना, नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोबैक्टर और बैक्टोडर्मा। ये जो जीवाणु है वो होते हैं, इनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोबैक्टर और बैक्टोडर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर कार्बन वाले जीवाणु होते हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर होते हैं मेथेन वाले जीवाणु जो कि क्या कर देते हैं, मेथेन को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल देते हैं, मेथेनोजेंस। फिर आते हैं परपोषी जीवाणु। कौन से, परपोषी जीवाणु। परपोषी जीवाणु के अंदर कौन कौन है, मृतजीवी, सहजीवी और परजीवी। इनमें आप याद रखना, आप इंपॉर्टेंट है सहजीवी, जो कि क्या करते हैं, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु। ये राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उन प्लांट की जड़ों के अंदर जो गांठें पाई जाती हैं उन गांठों के अंदर ये होता है। और ये जीवाणु जो है वो वातावरण से मुक्त नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदलता है। फिर जीवाणुओं के अंदर शोषण, जीवाणुओं के अंदर दो प्रकार का शोषण होता है, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण जो होता है वो जो होते हैं उच्च श्रेणी के जीवाणुओं के अंदर होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जिनके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है वो है क्लोस्ट्रीडियम, अनऑक्सी शोषण करता है। अब बात करते हैं जंतुओं के अंदर क्या करना, जीवाणुओं के अंदर जनन के बारे में। तो इनके अंदर क्या होता है, जनन ज़्यादातर क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, कायिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। इनके अंदर जो लैंगिक जनन है वो कुछ जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है, बाकी ज़्यादातर जीवाणुओं के अंदर लैंगिक जनन का क्या होता है, अभाव होता है। जो कायिक जनन है वो द्विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। कायिक जनन जो है वो द्विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। जबकि जो अलैंगिक जनन है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। और ये जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अचल होते हैं, गति नहीं होती है बीजाणुओं के अंदर। ये जैसे कि ये कोनिडिया के द्वारा या अंत बीजाणु एंडोस्पोर्स के द्वारा होते हैं अलैंगिक जनन, बीजाणुओं के द्वारा। और बीजाणु कैसे होते हैं, अचल। फिर लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो लैंगिक जनन जो है वो सामान्य मतलब इनके अंदर सभी जीवाणुओं के अंदर नहीं पाया जाता, कुछ जीवाणुओं के अंदर होता है। तो इनके अंदर जो लैंगिक जनन है वो जिस विधि के द्वारा होता है उस विधि को बोलते हैं जीन पुनर्योजन विधि। इस विधि के अंदर 3 विधि आती हैं, संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। तो पूछा जा सकता है जीन पुनर्योज के चरण या प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं, संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। तो सबसे पहले संयुग्मन जो विधि है उसकी खोज जो है वो किन्होंने की थी, लेडरबर्ग और टेटम ने ई कोलाई के अंदर, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर इन्होंने संयुग्मन की खोज की थी। इस विधि में क्या होता है कि एक दाता या नर जीवाणु होता है और एक दूसरा ग्राही या मादा जीवाणु होता है। तो ये दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या बनती है, संयुग्मन नलिका बनती है। फिर जो नर जो जीवाणु है उससे जो मादा जीवाणु है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है इस संयुग्मन नलिका के द्वारा। तो भौतिक संपर्क स्थापित करते हैं और इनमें आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। नर जीवाणु को F+ और मादा जीवाणु को F- से निरूपित किया जाता है। F+ जो प्रभेद है उनके अंदर मैटिंग की जो क्षमता है वो पाई जाती है और इसको क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी प्रभेद। नर प्रभेद से आनुवंशिक पदार्थ जो है वो मादा प्रभेद के अंदर जाता है और फिर वो जो मादा जो कोशिका है वो किसके अंदर बदल जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी कोशिका के अंदर बदल जाती है। तो इस विधि को बोलते हैं संयुग्मन। बिडल और टॉटम ने इसकी खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। सॉरी, लेडरबर्ग और टॉटम ने इसकी खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। रूपांतरण जो है उसकी खोज की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। रूपांतरण की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी। और पारक्रमण जो है, ट्रांसडक्शन, ये पारक्रमण जो है वो कुछ जीवाणुओं के अंदर जीन स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पारक्रमण क्या है, जीन स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसकी खोज की थी लेडरबर्ग और जिंडर और लेडरबर्ग ने पारक्रमण की खोज साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के अंदर की थी। जीवाणु में संक्रमण कर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का प्रवेश करवाता है, तत्पश्चात जीवाणु कोशिका के अंदर विषाणु अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो कौन सी विधि के द्वारा जीवाणु भोजी जो है वो जीवाणु के अंदर अपना आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित करती है, पारक्रमण विधि के द्वारा। ये सवाल सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर आ चुका है। कौन सी विधि के द्वारा जो जीवाणु भोजी है वो जीवाणु के अंदर अपने आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण करवाती है, वो है पारक्रमण। जीवाणुओं के अंदर जीन स्थानांतरण की जो विधि है वो कौन सी है, पारक्रमण विधि। फिर बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के बारे में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं वो अल्कोहल से धोने पर अभिरंजित बने रहते हैं और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो अभिरंजन छोड़ देते हैं। क्या होते हैं, अभिरंजन छोड़ देते हैं। तो माइक्रोकोकस है, स्ट्रिप्टो, ये क्लोस्ट्रीडियम है, ये सब क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और राइजोबियम है, स्यूडोमोनास है, साल्मोनेला है और विब्रियो है, ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। अब जीवाणु के उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो जीवाणु का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को क्या करना, बढ़ाना। अमोनिकारक जीवाणु जो कि क्या करते थे, अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करते थे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जो एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अवशोषित कर नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। पहले ये नाइट्राइट में और बाद में इसे नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। फिर राइजोबियम, ये लेग्यूमिनेसी प्लांट की जड़ों के अंदर पाया जाता है, सहजीवी होता है। क्या होता है, सहजीवी। फिर नाइट्रोसोमोनास, ये अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। फिर है डेयरी के अंदर डेयरी उत्पाद प्राप्त करने में, जैसे दूध को दही में बदलने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये 2 जीवाणु काम आते हैं। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस और एक लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में बदलने में।
इसी तरह से एसिटोबैक्टर एसिटाई जो होता है वो सिरका बनाने में सहायक होता है। सिरका बनाने में एसिटोबैक्टर एसिटाई का उपयोग किया जाता है। तंबाकू की जो पत्तियां हैं उनके कर्लिंग के अंदर या परिपक्वन के लिए बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से रासायनिक उद्योगों के अंदर रेशा उद्योग के अंदर औषधि बनाने के लिए आदि कामों के लिए सूक्ष्म जीवों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के अंदर मल निष्कासन में और पीड़कनाशी पदार्थों का क्या करना है, अपघटन करना है। उसके लिए ये सूक्ष्म जीव जो है वो काम आते हैं कीट नियंत्रण में। किसके लिए? कीट नियंत्रण में। अब जो जीवाणु होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं, जैसे जीवाणु और भोजन विषाक्तता। बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो जीवाणु है उससे बोटुलिज्म रोग होता है। ये भोजन को विषैला बना देता है। क्या बना देता है? विषैला बना देता है। इसी तरह से कुछ जंतुओं के द्वारा मानव के अंदर कुछ रोग होते हैं, जैसे न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा टीबी या तद्विपीय रोग होता है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, टिटनेस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी और एक्टिरो हेमोरेजी के द्वारा क्या होता है, पीलिया होता है। प्लेग जो है वो पेस्टिस के द्वारा, पार्चुला पेस्टिस, कुष्ठ रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम लैम्प्री के द्वारा, बैसिलस कोलाई के द्वारा डायरिया या अतिसार होता है और विब्रियो कोलाई के द्वारा हेजा रोग होता है। इसी तरह से जीवाणु के द्वारा पादपों के अंदर भी कुछ रोग होते हैं, नींबू का सिट्रस रोग, जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। फिर बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा ये जीवाणु से भी छोटे आकार की क्या होती है, सजीव इकाइयाँ होती हैं। ये सजीव जगत की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इसकी खोज पाश्चर ने की थी। किसने की थी? पाश्चर ने की थी माइकोप्लाज्मा की खोज। माइकोप्लाज्मा के संक्रमण, माइकोप्लाज्मा जो है उसका प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संवर्धन पहले नहीं हुआ था, फिर बाद में 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिक नौकार्ड और रास्का ने संवर्धन माध्यम में उगाने में सफलता प्राप्त की थी। इस माइकोप्लाज्मा से प्लूरोनिमोनिया पीपीएलओ के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ के रूप में जाना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा एक कोशिक होता है, अचल होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, कॉलोनी बनाने। कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, इसलिए इनकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, जीव जगत का जोकर कहा जाता है। जीव जगत का जोकर। इसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए की मात्रा कम होती है और आरएनए की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव। माइकोप्लाज्मा किस प्रकार का जीवाणु है? ग्राम नेगेटिव प्रकार का जीवाणु होता है। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जीव। फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले कुछ रोग हैं, गन्ने का धारिया रोग, बैंगन का लघुपर्णी रोग, पपीते का गुच्छित शीर्ष रोग, कपास का हरित कमन रोग, मक्का का बोना रोग, आलू का कुर्सीमम रोग। और मानव के अंदर भी कुछ रोग होते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, श्वास नाल से संबंधित बंदिता और जननांग शोथ रोग। ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं। भेड़ और बकरी में एगेलेक्टा और मुर्गा में शिरानाल शोथ रोग, ये जो होते हैं वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं।